नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो है कुछ जवाब। हम बात करें DGISI शुजा पाशा साहब के हवाले से कि उनके जो 4 साल दौर था कितना सक्सेसफुली हमारे सामने उनकी सर्विसेज रही हैं। बिल्कुल सही फरमाया हसन निसार साहब ने कि हम में से कोई भी इतना कॉम्पिटेंट शायद नहीं है ये कि उस पर बात कर सके रादर दैन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो कि उनका अपना एक वक्त उनका इसी इंस्टीट्यूशन के साथ गुजरा है, उनकी अपनी खिदमात हैं। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम के शुरू से में आपने ये भी साथ में फरमाया कि कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज भी हम होते हैं, कुछ ऐसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज की आपने बात की जो नहीं चाहते थे कि DGISI जो शुजा पाशा साहब उनको मज़ीद एक्सटेंशन मिले। क्या ऐसे भी कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स थे, हमारे ऊपर प्रेशर्स थे, या वाकई जो इस वक्त पाक US जो रिलेशंस हैं वो किस नहज पे हैं और कितनी जिम्मेदारी इन पर आयद होती है? लेकिन सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि जैसे हसन निसार साहब ने और नज़रगुना साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस खामोश एक्शन करती है, इनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती है। अगर 101 इंसिडेंट में वो नेट ब्रेक करते हैं, ऑपरेशन इंटेलिजेंस में लोगों को पकड़ते हैं, तो ये कभी हाईलाइट नहीं किया जाता और ना करना चाहिए। इंटेलिजेंस है यही। 3-4 इंसिडेंट अगर ऐसे हो जाएं जिसमें कि आपको हाईलाइट हो और कहीं आपको कमज़ोरी नज़र आए, तो उसके वर्सेस वो सारे जो अच्छाई हैं वो ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए। सेकंड ये कि जनरल पाशा को मैं पर्सनली जानता हूँ, बिकॉज आई हैव सर्व्ड विद हिम ऑन मैनी ओकेजन्स। ही इज़ एन टॉप रेटेड जनरल और उनको लिटरली मैं बताता हूँ कि इतना कॉम्पिटेंट हैं। इत्तफाक ये 3-4 इंसिडेंट जो भी किसी भी जनरल के दौरान में या DGISI के दौरान में हो सकते थे हुए। और इसके साथ ये ऐसे इंसिडेंट है जब अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से विथड्रॉ कर रहा है, जंग वो हार चुका है, पाकिस्तान को स्केपगोट बना के वो ब्लेम करना चाहते हैं। इस दौरान में तो ऐसे इंसिडेंट में जब वो ये देखते हैं कोई बॉटलनेक है जो उनकी राह में रुकावट है, जो उनको ये काम नहीं करने दे रही, फाटा में उनको क्लियर ऑपरेशन नहीं करने दे रहे, चाहिए ऑपरेटर्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को इतराज़ कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो सेक्रेटरी खारजा जो उनकी यहाँ USA की, उन्होंने ये कहा कि जनरल पाशा जाएंगे तो नए DGS आएंगे, हम उनसे ताल्लुकात अच्छे करेंगे। तो दीज आर द इंडिकेटर जो पता चलता है कि जनरल पाशा वाज वर्किंग एंड एज लॉन्ग एज CIA और रॉ और मोसाद और KGB व्हाटएवर वो ISI को बुरा भला कहेंगे, आप ये याद रखिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ठीक है कि आपने US की बात की, आपने उनके फॉरेन सेक्रेटरी की बात की, लेकिन उसके साथ क्या किया जाए कि हमारे अपने मुल्क के वजीर आजम जो पार्लियामेंट के फोरम में उठ के ये कहते हैं कि स्टेट विद इन स्टेट एक्सेप्टेबल नहीं। यहाँ क्रेडिट हमें देना चाहिए कि दे आर द ऑनेस्ट पीपल। अगर उन्होंने एक मेमोगेट स्कैंडल को अनअर्थ किया, व्हाटएवर इज द रीजन, एंड दे टुक इट एंड दे टुक द स्टैंड, एफिडेविट डाला, ठीक है, उन चीज़ों का करने के बाद यहाँ पर हमें स्टैंड लेना चाहिए। अगर एक आपके एम्बेसडर ने गलत बात की, बजाय कि हुकूमत उसको पर्दादारी करे, आप उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में लाके बिठा दें, उनको प्रोटेक्शन दे दें, ठीक है ना। नहीं प्रूव भी हुआ तो ये बंदा नहीं, आपने उनको रिजाइन करा दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में कहीं ना कहीं 2+2 हो रहा था, तो आपने वो बात भी कर दी। उसके बाद अगर उन्होंने की है तो ये प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, जो हर वक्त इंडिया और CIA और मोसाद उसके पीछे है, उसको बैकफुट पे लाने के लिए प्लीज़ रिमेंबर कि इस वक्त तो मतलब हम ये भी समझें कि अगर अमेरिका खुश नहीं है, DGISI से खुश नहीं था, वो चाहता था कि नए DGISI आ जाएं ताकि उनके साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद इस्तवार हो सके, हम बेहतर उनके साथ अपने टर्म्स रख सकें, तो दूसरी तरफ हमारी हुकूमत भी तो यही चाहती थी। आपको ये भी याद होगा कि जो चाइनीज़ डेलीगेशन से जब चीफ आर्मी स्टाफ चाइना के विजिट पे थे, उसके बाद किस तरह से स्टेटमेंट एक और जारी किया गया। तो हम क्या देखेंगे, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो और अमेरिका एक साइड पे खड़ा है और हमारे ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये अलग दूसरी जगह पे। ISI हमेशा एक इंडिपेंडेंट अदारा रहा है। इसको आपने देखा होगा जब रहमान मलिक साहब आए, उन्होंने कोशिश की कि इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर कर दें। सबसे पहले तो आते ही ये एक प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से रिजल्ट बंटोई, फिर ये ऑर्डर चेंज किया गया। सो ISI को अगर इस तरीके से ऑपरेट करेंगे तो ये कभी डिलीवर नहीं कर सकती। सो हमारे एक तो सिविल इदारे इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए कि वो अपना काम अपनी जगह पर कर सके। तो जब ISI को हम ब्लेम करते हैं कि आपकी पॉलिसी बनाते हैं, आपके ये करते हैं, हमारी लीडरशिप हैज़ टू बी ग्रूम्ड, दे हैव टू बी ग्रूम्ड, ताकि उनको ये पता हो कि कौम के जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं वो कैसे लिए जाते हैं, उसको कैसे काम किया जाता है। और उसके लिए एक अगर आप देखें तो जनरल मुशर्रफ के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी, और वो इसीलिए था कि उसमें तमाम टेक्नोक्रेट्स, चाहे वो आपके प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं, लीडर ऑपोजिशन हैं, और चीफ आर्मी स्टाफ के साथ चारों सर्विसेज चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ, ये बैठ के एक इंडिपेंडेंट जब एक डिसीजन लेंगे तो वो बैठ के सब डिस्कशन करके उसका एक आउटकम वो होगा जो नेशनल के एक कंसर्न में होगा। मैं आपसे वही तो पूछना चाह रही हूँ कि हम ये देखें कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसने एक साइड ली हुई है और उसी साइड पर US गवर्नमेंट भी है, और जो हमारे ये जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जो इदारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं ये दूसरी तरफ है।
بالکل. اور یہ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بائی ڈیزائن آپ کے ان آرمی سیکورٹی ایجنسیز کو اور آرم فورسز کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو اتنا بیک فٹ پہ کر دیا جائے کہ وہ گورنمنٹ ان کو کمزور کر دے جائے. پاکستان کی جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز along with this آپ کی بیرونی قوتیں اور یہ جو پاکستان کی جو کرنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یہ بھرپور اس کا ساتھ دے. I will include them in any case. بالکل. اور یہ ایک ہمیں سمجھنا چاہیے. گوندل صاحب آپ کا ری ایکشن جاننا چاہوں گی اس پر. مجھے بڑے افسوس ہو رہا ہے بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو سننے کے بعد کہ کیا پاکستان کے ساتھ سنسیئر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل یہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی فورسز کو کمزور کر رہی ہیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ان کی بات کو تردید سختی سے کرنی پڑے گی کہ ہم سے کوئی زیادہ لائل نہیں ہے, ہم سے زیادہ کوئی پاکستانی نہیں ہے, اور یہ جو پاک فورسز ہے یہ ہمارے بچے ہیں. اور آپ کس گراؤنڈ پہ آپ بات کر رہے ہیں اور کس بیس پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جو اپنی فورسز کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ خدا را یہ آپ ٹی وی پہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور یہ کس کو میسج دے رہے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز اور جو آپ کی آرمی آرمڈ فورسز ہیں ان کا آپ کلیش کروانا چاہتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل فورسز نے کیا کچھ نہیں کیا اپنی فورسز کے لیے, اور کوئی ہم احسان بھی نہیں کر رہے. یہ ہماری ضرورت ہے, ہمارا پاکستان کا ڈیفنس کا ادارہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم ان کو کمزور کر رہے ہیں. جی حسین حقانی صاحب کا کلیئر تو آئی جی آئی کا اسکینڈل بھی کلیئر ہے. آپ ان باتوں پہ نہ جائیں. اور حسین حقانی نے کیا کیا آپ مجھے اس پہ بھی اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں. یہ نیمو اسکینڈل کا والے ایشو پہ بھی آپ بات کرنا چاہیں گے تو اس پہ بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی بیس لیس گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں ہے بریگیڈ صاحب. ٹھیک ہے, ذرا عمر چیمہ مجھے یہ بتائے گا کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ بات کیوں سمائی ہوئی ہے, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, بات میں سمائی ہے کہ حکومت بھی ہماری ہو اور فورسز میں بھی ہم ہو. نہیں کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ملک سے سنسیئر نہیں ہے, وہ اس حکومت سے پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتی. دیر از اے ویک گورنمنٹ یہ کرتی جب وہ لے کر آتی کہ ویک گورنمنٹ ہے. بریگیڈیئر صاحب صرف ایک ویک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں. گورنمنٹ کو گروم ہونا چاہیے. ویک گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرنے میں آرمڈ فورسز نے کیا رول پلے کیا ہے؟ آئی ایس آئی نے کسی جگہ پہ ان کو آگے شولڈر دیا ہے کہ آپ اسٹرانگ ہو جائیں. گورنمنٹ کی کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں, ان پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. گورنمنٹ جو ہے اس کے بھی بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن ابھی بات ہو رہی ہے جو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم ان کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کن حالات میں یہ کس طرح کے کام کرتے ہیں یا ان کے کون سے کارنامے جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں. اس کا ایک بڑا سمپل سا سلوشن ہے کہ کارناموں کا ہمیں پتہ چل جائے. اس کا یہ ہے, یہ اب گورنمنٹ کے پارٹ پہ بات آتی ہے کہ ہماری ایجنسیز کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب کافی جانتے ہیں انٹیلیجنس کے بارے میں, ان کو کافی آئیڈیا ہوگا. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ آئی ایس آئی کس لا کے تحت کام کرتی ہے؟ آئی ایس آئی کا کوئی لا نہیں ہے. ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آئی ایس آئی وجود میں ہے, اسی طرح ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آئی بی موجود میں ہے. انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنائے ہوئے ہیں جس کے تحت اپنے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی قانون سازی نہیں ہے, ان کا کوئی احتساب نہیں ہوتا. ان کے کارناموں کو ہمیں پتہ چل جائے. گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے. نادیہ میں آپ کو بتاؤں, تو پھر ہم اپنی پولیٹیکل گورنمنٹس کو الزام یہاں پہ کیوں نہ دیں کہ ان کا کوئی احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل یہ ان پہ ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2007 میں مسنگ پرسن کا کیس چل رہا تھا جس میں پیپلز پارٹی پٹیشنر تھی. مسنگ پرسن کے کیس میں ابھی جو سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب ہیں, انہوں نے ادھر ایک اپنے کویسچن کا ریفرنس دیا کہ انہوں نے ایز اے سینیٹر 2003 میں سینٹ میں کویسچن کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ آئی ایس آئی کس لا کے تحت کام کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب یہ آیا کہ یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے کہ ہم آپ کو بتایا جائے. اچھا, اگر ان کو یہ احساس اپوزیشن میں ہوتا ہے, ابھی یہ موجودہ گورنمنٹ اپنی ٹرم کمپلیٹ کر رہی ہے, ان کو چاہیے تھا کہ قانون سازی کر دے. اگر قانون سازی ہوئی ہوتی تو اس کے لیے ایک انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی جس میں ان کا ہر سال اپنی پرفارمنس رپورٹ پیش کرتے کہ ہم نے آج اس سال کیا کیا ہے اور ہمارے نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے, اور ان کے ایکشنز جو ہیں وہ تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ہونی, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ان کی قانون سازی ہونی چاہیے, ان کے وہ لاز بننے چاہیے. یہاں تو وزیر اعظم ایک دن ایک پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور 2 دن بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ان کو کچھ ایسا کہا ہی نہیں. پھر ایک دن چائنیز ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں. دیکھیں, میں
नादिया, मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं तो उनको या तो रिजाइन दे देना चाहिए या उनको कंट्रोल करना चाहिए। फिर वो कहते हैं ये कि नहीं कि आप जब गवर्नमेंट से आउट हो जाएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, और फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, तो या तो आप स्टैंड ले लें या आप स्टैंड लेने की कोशिश ही ना करें कि आपकी जगह सही हो। बिल्कुल इनको स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे आइडिया है कि इन्होंने 5 साल के बाद क्या करेंगे। 5 साल के बाद ये करेंगे, ये कहेंगे कि हमें इख्तियार मिला, इक़्तिदार नहीं मिला। भाई अगर आपको इक़्तिदार मिला, इख्तियार नहीं मिला। अगर आपको पावर नहीं मिलती तो आपको उसके लिए एक अपना, ये आपका आईनी हक है कि आप अपनी पावर को एक्सरसाइज करें। अगर आप नहीं कर सकते, आप कानून साजी करें। ये कौन सा ऐसा इशू है कि लोग इनको एजेंसीज जो हैं वो बाहर निकाल देंगी। अभी इतनी साजिशें, मेमोगेट पे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का एक केस वीक है, लेकिन इसके बावजूद इतना इन्होंने स्ट्रांग स्टैंड लिया, इन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को फारिग कर दिया। तो क्या ये जब वैसे असूल की बात आती है या एक लॉन्ग टर्म लेजिस्लेशन की बात आती है तो उस वक्त क्यों नहीं करते ये? ठीक है, नजर गोदल साहब इसका अच्छा जी, ब्रिगेडियर साहब आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं इसमें ये बात करता हूँ कि बिल्कुल ये मैं बात करता हूँ, जब आप कहते हैं गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए तो स्ट्रांग डिसीजन लेने चाहिए। अगर आप अपना रिएक्शन शो करते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर और आप डिफेंस सेक्रेटरी को विद इन आप 24 आवर्स उनको पैकअप करवा देते हैं, और क्यों करवा देते हैं? डिफेंस सेक्रेटरी को पैकअप करा देते हैं, लेकिन उसके पहले से कॉन्सिक्वेंसेस पे भी आई है ना। जब ये कहा जाता है कि जी आइन की खिलाफ वर्जी की, तो ISPR से एक प्रेस रिलीज होती है कि इसके असरात बहुत नेगेटिव मुरतब होंगे, जो ये वज़ीर आज़म का बयान था। तो ये क्या ये थ्रेट आई थी? देखिए पर्पस क्या है इसका, पर्पस देखें कि जी आपने ये बात कैसे कर दी। लेकिन आप ये देखेंगे, अगर आपके चीफ आर्मी स्टाफ और उसके बाद आपके DGISI इन एनवायरनमेंट, जब गवर्नमेंट से नाराज है और वो एफिडेविट की बात हो रही है, उधर चाइना डेलीगेशन की बात हो रही है, जब जाते हैं पीछे ये बात होती है, अगर उसके साथ आप डिफेंस सेक्रेटरी को हटा देते हैं और उसकी जगह पर आप 4 पोर्टफोलियो जो एक और सेक्रेटरी के पास हैं उनको आप लाके वहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी बनाते हैं, एंड डिफेंस मिनिस्टर आपने साथ बिठाए हुए हैं, जो कि कभी आज तक 4 साल में उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर एक्ट ही नहीं किया, बिहेव ही नहीं किया आज तक। मैंने उनको जिंदगी में खुद ही तो आप ये भी साथ में कहते हैं कि जब DGISI बना दिया गया था शुरा पाशा, तो आपको अभी उमर चीमा वही बताया था कि उन्होंने कभी इस पोस्ट पे कभी काम ही नहीं किया था। नहीं, उन्होंने पोस्ट नहीं, बिल्कुल उनका काम था। नादिया, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इधर। 3 स्टार जनरल नादिया, मैं एक चीज इधर ऐड करना चाहूंगा जी उमर चीमा, कि अभी जो DGISI नए बने हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं एक कंट्राडिक्शन की, कि जब पाशा साहब को DGISI बनाया और अभी उस वक्त इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा। अभी नरगिस सेठी साहब जो सेक्रेटरी डिफेंस है, उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट चाहते हैं कि आप सारे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको भेज दें ताकि हम कंसिडर करेंगे किसको DGISI लगाना है। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल क्यानी साहब की मीटिंग हुई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने 3 नाम दिए, जिसमें ये ज़हीरुल इस्लाम थे, 2 और लोग थे, और बताया ये कि ये इसलिए कंसिडर करने ज़रूरी है क्योंकि इन तीनों का इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस है, जो बाकी लोग हैं उनका इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप DGISI के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो उस वक्त क्यों नहीं चाहिए था? एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है और वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे बार बार क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका। ऑल्दो कि ये कुछ ऐसी बातें हमारे सामने मजीद आनी चाहिए थी, और मेरी कोशिश होगी कि इस पर हम एक और प्रोग्राम अगर कर लें, और जो कमी आज रह गई है, जो सवाल हम नहीं कर सके, जो जवाब हमारे मेहमानों को देने थे वो हम तक नहीं पहुँच सके, तो उस पर हम ज़रूर बात करें। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब आप बहुत शुक्रिया। नज़र गोंदल साहब आपका बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का, और इसी के साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हसन निसार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को जवाब से दीजिए। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।